सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आए थे सभी को हम सॉल्व करवाएंगे और सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम सॉल्व करवाएंगे। दोस्तों, मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो मैंने हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को बहुत ही कम समय में उपलब्ध करवाया था, आपके पास समय कम था लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने पढ़ा था और आप लोगों को उससे लाभ भी हुआ। बहुत सारे क्वेश्चन उसी में से आए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है। एनसीईआरटी का मुख्यालय आपको पता है कहाँ है? दिल्ली में है। ये मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी पढ़ाया था और आप लोगों का जब पूरा मैंने सिलेबस बताया था एक ही वीडियो में, उसमें भी इस क्वेश्चन का आंसर बताया था। क्वेश्चन नंबर 2, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप क्या होते हैं? पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया था कि जो पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप होते हैं ये केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि पढ़ाई से हट करके बच्चे खेल कूद में पार्टिसिपेट करें, बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करें, बच्चों के अंदर और भी जो हुनर है वो भी निखर के बाहर आए। तो देखिए वही सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, और मैंने ग्रुप वर्क भी कहा था, तो ग्रुप वर्क में वृक्षारोपण आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से उपयुक्त सभी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। मानवीय प्रबंधन, मैंने बार बार आपको बताया था कि मानवीय प्रबंधन में मानव आते हैं। मानव मतलब मनुष्य। अब मनुष्य कौन होंगे? विद्यालय भवन तो होगा नहीं, पुस्तकालय तो होगा नहीं, फर्नीचर तो होगा नहीं, कौन होंगे? शिक्षक, बच्चे और समुदाय। तो यहाँ से भी आसानी से आपको नंबर मिल गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की या फिर उपयुक्त सभी की। दोस्तों, विद्यालय का जो प्रबंधन होता है, प्रबंधन का मतलब होता है प्रशासन, मतलब विद्यालय में कितने अच्छे से अनुशासन का पालन हो रहा है, किस तरीके की व्यवस्था है। तो जो विद्यालय के प्रबंधन की व्यवस्था होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की होती है तो वो होती है प्रधानाध्यापक की। तो ऑप्शन 1 जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। डाइट, सीमेट, एनसीईआरटी या फिर बीआरसी। ये भी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जिला स्तर की सर्वाधिक या सर्वोच्च अकादमिक संस्था होती है डाइट। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिख करके ही उस फुल सिलेबस वाले वीडियो में बताया था। तो आप देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। शिक्षण प्रक्रिया, निर्णयन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया या फिर अनुशासन प्रक्रिया। तो समस्या समाधान, समस्या के समाधान के लिए हमें ठोस निर्णय लेने पड़ते हैं, हमें कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो होगा ये बिल्कुल राइट आंसर होगा और इसको मैंने कई बार आपको पढ़ाया था कल फुल सिलेबस वाले वीडियो में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? ये भी दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में प्रयागराज, लखनऊ, आगरा या फिर बनारस। ये मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में भी पढ़ाया था और फुल सिलेबस वाले वीडियो में भी आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया था। तो राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? बनारस में या वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनआईओएस की स्थापना कब हुई थी? 1962 में, 1973 में, 1989 में या 1992 में? तो 1989 में हुई थी, यानी कि 1989 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया? जो सूचना का अधिकार विधेयक है यह 15 जून 2005 को संसद के दोनों सदनों में पारित कर दिया गया था, यानी कि 15 जून 2005 को यह कानून का रूप ले चुका था। ठीक है, उसके बाद 12 अक्टूबर 2005 को यह पूरे देश में लागू हो गया था। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ना तो 2005 दिसंबर सही है और ना तो दिसंबर 2006 सही है, ये दोनों पूरी तरीके से गलत हैं। अब 2004 या 2003 में से ही कोई सही है। दिसंबर 2004 भी सही हो सकता है, दिसंबर 2003 भी सही हो सकता है। इसमें पूछा है लोकसभा में कब लाया गया, तो आप देख सकते हैं कि अक्टूबर में ही पूरे देश में लागू हो गया था, तो दिसंबर आने से पहले ही लागू हो गया था, तो ये तो गलत हो जाएगा। और 2006 तो बहुत एक साल और आगे हो गया। तो इस तरीके से 2 और 4 तो बिल्कुल गलत है, लेकिन ऑप्शन 1 और 3 में से आपने जो भी लगाया होगा आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? मैंने आप लोगों को कई बार कल बताया था। तो कहाँ स्थित है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। मैंने कल ही आपसे कहा था कि अगर आपके एग्जाम में
आंसर आता है इलाहाबाद लिखने का, तो इलाहाबाद आपको नहीं लिखना है, क्या लिखना है, प्रयागराज लिखना। आप देख सकते हैं ऑप्शन में भी प्रयागराज ही आया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाल गणना पंजिका है विद्यालयी अभिलेख, शैक्षिक अभिलेख, आर्थिक अभिलेख या फिर सामाजिक अभिलेख। तो दोस्तों बाल गणना पंजिका जो होती है ये विद्यालय का अभिलेख होता है, तो ऑप्शन 1 जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3, 2, 6 या फिर 5। दोस्तों अगर मैं आपदाओं की बात करूं तो आपदाएं 2 प्रकार की होती हैं, आपको भी पता है, प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित आपदाएं। यहाँ पर पूछा है प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग आपने इसमें से कौन सा आंसर सही लगाया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, समय सारणी से बचत होती है किसकी, आय की, समय और श्रम की, शिक्षण की या फिर व्यय की। दोस्तों समय सारणी से बचत होती है समय और श्रम की, ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, साहित्यिक गतिविधि है नृत्य, कहानी लेखन, शैक्षिक लेखन, शैक्षिक भ्रमण या फिर उच्चारण प्रतियोगिता। तो साहित्यिक गतिविधि का मतलब है कहानी लिखना, निबंध लिखना, उपन्यास लिखना, नाटक लिखना, ये सभी साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है कहानी लेखन, ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, टीईटी का पूरा नाम। अब आप देखिए टीईटी का पूरा नाम पूछा है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे, संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताइए। यहां से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। सबसे पहले संस्थान गत और नियोजन से यह शब्द मिलकर के बना हुआ है संस्थागत नियोजन। तो यहाँ पर आप देखिए संस्था का अर्थ होता है कार्य करने का समूह, जहां पर लोग मिलकर के समूह में कार्य करते हैं। गत का अर्थ है उसमें निहित और नियोजन का अर्थ हुआ योजनाबद्ध तरीके से किसी कार्य को करना। तो इस पूरे का अर्थ जब हम मिलाएंगे संस्थागत नियोजन का, तो ये हो जाएगा कि संस्था अथवा समूह द्वारा निहित नियोजन, यानी कि एक ऐसी संस्था जहां पर ढेर सारे लोग मिल करके सुव्यवस्थित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से किसी भी कार्य को करते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, समुदाय से आप क्या समझते हैं। तो चलिए देखते हैं समुदाय का मतलब क्या होता है। समुदाय वह समूह है जिसमें रहकर समूह के सभी व्यक्ति एक दूसरे की सेवा करते हैं हुए अपना सामान्य जीवन बिताते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अभिभावक शिक्षक संघ के कोई 2 उद्देश्य बताइए। दोस्तों चलिए देखते हैं, अभिभावक शिक्षक संघ के 2 उद्देश्य, विद्यालय में भौतिक संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए समुदाय से धन तथा अन्य साधनों को एकत्र करना, और दूसरा है विद्यालय के शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने संबंधी कार्यक्रमों के विषय में सुझाव देना। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्यालय के मानव संसाधन कौन कौन से हैं। तो विद्यालय के मानव संसाधनों में, मानव संसाधन मतलब मनुष्य, तो मनुष्यों में सभी शिक्षक आ जाएंगे, शिक्षक के अंदर ही प्रधानाध्यापक भी इंक्लूड हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, फिर छात्र और फिर समुदाय, यही इन्हीं तीनों से मिल करके मानवीय संसाधन बनते हैं, आपको पता है। और ये तो बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी इसका आंसर दिया हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, समय सारणी की परिभाषा दीजिए। तो चलिए देखते हैं समय सारणी की परिभाषा क्या है। समय सारणी विद्यालय का एक आवश्यक अंग है, इसी के माध्यम से विद्यालय के समस्त शैक्षणिक कार्य कराए जाते हैं। डॉक्टर जसवंत सिंह के अनुसार समय सारणी विद्यालय का स्पार्क प्लग है, जो कि उसकी विभिन्न क्रियाओं एवं विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, वित्तीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो वित्तीय प्रबंधन क्या होता है, चलिए देखते हैं। वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य होता है विद्यालय को प्राप्त धन का उचित उपयोग करना, जिससे कि वित्तीय योजना के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। दोस्तों यहाँ पर वित्तीय प्रबंधन का मतलब है कि विद्यालय को जितना धन प्राप्त हुआ है सरकार की तरफ से या समुदाय की तरफ से, जो भी धन मिला है उसको किस तरीके से खर्च करना है, उसका किस तरीके से प्रबंधन करना है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है कि जहां जहां उसका उपयोग हो, मान लीजिए स्कूल में टाइल्स लगवानी है या फर्श बनवाना है या बच्चों के लिए फर्नीचर बनवाना है, तो किस तरीके से कितने पैसे में कौन सा कार्य हो जाएगा, इसके लिए एक प्रबंधन या एक नियोजन बनाना, एक योजना बनाना, यही होता है वित्तीय प्रबंधन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। तो प्राकृतिक आपदाओं में दोस्तों आपको पता है तूफान, बाढ़, सूखा, भूकंप, भूस्खलन, ये सभी क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं।
तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा प्राकृतिक आपदाएं, तूफान, बाढ़, सूखा, भूकंप आदि होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है शैक्षिक भ्रमण के कोई 2 उद्देश्य बताइए। दोस्तों जो बच्चों का टूर जाता है विद्यालय में उसी को हम कहते हैं शैक्षिक भ्रमण। बच्चों का टूर क्यों जाता है, आखिर में टूर क्यों ले जाया जाता है, बच्चे क्यों जाते हैं, उसका रीजन है कि बच्चे नई नई गतिविधियां वहां पर जाकर के सीखते हैं और बच्चों के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। तो इस तरीके से इसीलिए भूगोल विषय में खासकर बच्चों को शैक्षिक भ्रमण कराया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है। तो दोस्तों विद्यालय का हृदय या फिर विद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान होता है पुस्तकालय। तो आप यहाँ पर देखिए पुस्तकालय सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है। तो विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य, चलिए देखते हैं। विद्यालय संगठन का उद्देश्य संस्था के सभी कार्यों का सुचारू रूप से संचालन करना है और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 26 है लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं। तो लर्निंग कॉर्नर भी मैंने आपको बताया था। लर्निंग कॉर्नर क्या होता है, सीखने का कोना कहते हैं इसे हम, और ये विद्यालय में यहाँ पर बच्चे गतिविधियों के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, तो इसीलिए हम इसे सीखने का कोना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है मीना मंच का क्या उद्देश्य होता है। दोस्तों मीना मंच होता है स्पेशली लड़कियों के लिए होता है और इसमें मुख्य रूप से बात होती है लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने की बात होती है और लड़कियों को स्वच्छता के बारे में, स्वच्छता के महत्व के बारे में सिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है प्रयोगशाला के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप सभी को पता है कि प्रयोगशाला स्कूलों में होना कितना महत्वपूर्ण होता है। क्यों, प्रयोगशाला का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है शिक्षा में। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए और सीखने के विकास के लिए प्रयोगशाला बहुत ही अधिक आवश्यक होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है ग्राम शिक्षा समिति क्या है। तो ग्राम शिक्षा समिति दोस्तों आप लोगों को अच्छे से पता है कि ग्राम शिक्षा समिति में शिक्षा को समुदाय से जोड़ने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है और इसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है, सचिव प्रधानाध्यापक होता है और इसमें 3 अभिभावक होते हैं जिसमें से 1 महिला अभिभावक होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है विद्यालय अभिलेख के प्रकार बताइए। तो दोस्तों विद्यालय अभिलेख यहाँ पर आप देखिए, विद्यालय अभिलेख जो होते हैं उसमें सामान्य अभिलेख, अध्यापकों से संबंधित अभिलेख और विद्यार्थियों से संबंधित अभिलेख होते हैं। तो सामान्य अभिलेख में लॉग बुक, अध्यापकों से संबंधित अभिलेख में अध्यापकों का उपस्थिति रजिस्टर, अविकास पंजिका और विद्यार्थियों से संबंधित अभिलेख में उपस्थिति पंजिका, एमडीएम, ये सभी चीजें होती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपके सभी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 31 है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालिए। दोस्तों संस्था का नियोजन एवं प्रबंधन आप लोगों को मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, उम्मीद करती हूँ आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा। फिर है राज्य स्तर पर कार्य करने वाले किन्हीं 2 अभिकरणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो राज्य स्तर पर आपको पता है SCERT आप लोगों को पता है। इसके अलावा राज्य विज्ञान संस्थान, राज्य तकनीकी संस्थान, राज्य हिंदी शिक्षण संस्थान, उच्च शिक्षण संस्थान, इन सभी के बारे में आपको थोड़ी सी टिप्पणी लिखनी थी। इसके बाद भारत में सूचना के अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम जो मैंने अभी आपको बताया है कि 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू हुआ था जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़ करके, तो इसी के बारे में यहाँ पर लिखना था आपको। इसके बाद शिक्षकों के विद्यालय के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं। तो शिक्षकों के विद्यालय के प्रति बहुत सारे कर्तव्य होते हैं आपको पता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, समय से नियमित रूप से विद्यालय आना, ये सब चीजें आपको लिखना है। अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन करना, ये सब चीजें इसमें लिखनी थी आपको। अध्यापक डायरी से आप क्या समझते हैं। अध्यापक डायरी में दोस्तों अध्यापक जो भी बच्चों को चीजें पढ़ानी होती हैं और बहुत सारी चीजें वो अपना पूरा दिन का प्लानिंग उसी में करते हैं कि किस घंटे में बच्चों को क्या चीजें पढ़ानी है, ये सभी चीजें इसी में होती हैं। फिर समय तालिका या समय सारणी की उपयोगिता क्या होती है। समय सारणी के अकॉर्डिंग ही सभी क्लास में जितनी भी कक्षाएं चलती हैं हर पूरे विद्यालय में सब बच्चों की, वो इसी के अकॉर्डिंग होती हैं। तो समय सारणी या समय तालिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिर शैक्षिक गतिविधियों से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो शैक्षिक गतिविधियों में दोस्तों आप लोगों को पता है कि अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, चाहे वो खेल की गतिविधियां हो, चाहे कहानी हो, कविता हो, इस तरीके से बच्चों को इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है विद्यालय प्रबंध समिति के अधिकार एवं कार्य कर्तव्य लिखिए। तो विद्यालय प्रबंध समिति का गठन इसलिए होता है कि विद्यालय के सभी कामों को सुचारू रूप से किया जाए और अगर किसी प्रकार से वित्तीय समस्या आ रही है तो उसको भी समुदाय मिलकर के और विद्यालय के प्रधानाचार्य मिलकर के, सभी लोग शिक्षक मिलकर के उस समस्या को दूर कर पाएं और किसी भी तरीके से सभी समस्याओं का अच्छे से वो लोग सामना कर पाएं और
विद्यालय में जो भी कोई समस्या आए उसको आसानी से उस समस्या का समाधान कर पाएं सभी लोग मिल करके। विद्यालय में खेल के मैदान का क्या महत्व है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आजकल खेल का कितना महत्व हो गया है स्कूलों में, और खेल के माध्यम से ही बच्चे आज दुनिया में जाकर के अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से विद्यालय में खेल का बहुत अधिक महत्व है और बच्चों के खेलने के लिए पूरा एक पीरियड होना चाहिए जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना के उद्देश्य व प्रमुख कार्य लिखिए। तो आपको अच्छे से पता है कि डाइट की जो स्थापना हुई थी वो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत की गई थी, और इसमें आपको पता है कि जो डीएलएड बीटीसी करने वाले बच्चे होते हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं। इसके अलावा टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है, जो सेवारत टीचर है उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना आप देखोगे लगभग हर जिले में आपको मिलेगी। तो इस तरीके से आपने, उम्मीद करती हूँ कि पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व किया होगा। दोस्तों आपके फर्स्ट पेपर को भी मैंने सॉल्व करवा दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए। आपके विज्ञान विषय, गणित विषय और सामाजिक अध्ययन विषय की सभी की क्लासेस हमने करवाई हैं और करवा रहे हैं। आपको सभी की लिंक यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय को अच्छे से देख करके समझ सकते हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप ऐसे ही चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ऐसे चैनल से बने रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबकी तैयारी करवाने वाले हैं, तो आप चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।